नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खाड़ी के देशों के लिए अमेरिका सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रहा। युद्ध के 14 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात से लेकर ओमान, बहरीन सबको समझ आ गया होगा कि अमेरिका के साथ खड़े होकर ना तो वे इसराइल के खतरे को कम कर सकते हैं, ना इस क्षेत्र में शांति की गारंटी पा सकते हैं। खाड़ी के देशों का यह भ्रम या सौदेबाजी अब सब ढह चुकी है। जिस कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को करीब 3,500 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया, उस कतर में अमेरिका का दूतावास बंद है, कतर की फैक्ट्रियां बंद है, एलपीजी का प्लांट बंद है। कतर में जब तब हमले की खबर आ जाती है। इस वीडियो में हम आपको इस पहलू के अलावा उन शख्सियतों के बारे में भी बात करेंगे जो इस युद्ध को प्रभावित कर रही हैं और खुद भी प्रभावित हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तफा हुसैनी खामेनेई, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी पहली बार अपना पैगाम दिया। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, कई सारी घटनाओं, बयानों और सूचनाओं को क्रम में जोड़ते हुए युद्ध का हाल आपको बताते हैं। हम किसी एक बयान या एक घटना को लेकर अपना पूरा वीडियो नहीं बनाते, बचते हैं ऐसा करने से, क्योंकि उस बयान के अलावा भी बहुत चीजें हो रही होती हैं जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए और पूछना भी चाहिए कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। अमेरिका के विमान किसके हमले से गिर रहे हैं? इराक के ऊपर क्रैश हुए विमान के 6 लोगों के क्रू में से 4 की मौत की पुष्टि कर दी गई है। ट्रंप के लिए अब जवाब देना मुश्किल होता जाएगा। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर यह हवा में तेल भरने वाला भारवाहक विमान है। एक विमान इराक के ऊपर नष्ट हो गया, इसी का एक दूसरा विमान क्षतिग्रस्त होकर उतरा है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। 1998 के हिसाब से इसकी कीमत 166 करोड़ के आसपास है। इराक में इस्लामिक रेसिस्टेंस ने दावा किया है कि इस विमान पर उसने हमला किया है। यह ईरान का समर्थक माना जाता है। अमेरिका की सेना कह रही है दोस्ताना इलाके में विमान गिरा है, लेकिन कैसे गिरा यह नहीं बता रही। यही कहा कि दुश्मन या दोस्त का हमला नहीं। तब फिर किसके हमले से विमान गिरा? जब कुवैत के एयर स्पेस में F-15E स्ट्राइक ईगल सीरीज के 3 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए, तब भी अमेरिका ने कहा फ्रेंडली फायर में गिर गया। इस बार कहा गया न दुश्मन का हमला न दोस्त का। अमेरिका कभी नहीं कहेगा ईरान से उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन हर किसी को दिख रहा है कि ईरान ने खाड़ी के कई देशों में तबाही मचा दी है। 28 फरवरी को ही खबर आई कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के सैनिक अड्डों पर हमला कर दिया। 6 सैनिकों की मौत हो गई। इनके पार्थिव शरीर को रनवे पर लेने खुद ट्रंप गए थे। CBS न्यूज ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इस हमले में कुल 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 100 से 150 लोगों के घायल होने की भी संभावना है। गंभीर रूप से घायलों को जर्मनी भेजा गया। अपने ही जवानों के बारे में खबरें छुपाई जा रही हैं। अमेरिका के युद्धपोत जेरल्ड फोर्ड पर आग लगने की खबर है। 2 सैनिकों के घायल होने की सूचना है। सेना कह रही है आग लॉन्ड्री रूम में लगी। इसका ईरान के हमले से संबंध नहीं, मगर ईरान की IRGC ने कहा हमला उसी ने किया। क्या अमेरिका अपने नुकसानों को छिपाना चाहता है? नुकसान नहीं, अपनी शर्मिंदगी को छिपाना चाहता है। अब रिपोर्ट छपने लगी है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर सिस्टम में ऐसा क्या है जो अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद भी टिका हुआ है और जिसके कारण पूरे क्षेत्र में दहशत है। ब्लूमबर्ग ने ईरान के मिसाइल सिस्टम पर लंबी सी रिपोर्ट की है। इसराइल के आयरन डोम को लेकर युद्ध की रिपोर्टिंग में कितने पन्ने खर्च कर दिए गए। अब इसराइल का ही अखबार हारेस रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के 11 क्लस्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए सीमा के भीतर आ गए और एक मिसाइल ने सेंट्रल इसराइल पर 70 बम गिरा दिए। इसके अलावा सूडान से खबरें आ रही हैं, वहां ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात का खेल बिगाड़ दिया है। सूडान में संयुक्त अरब अमीरात विद्रोही गुट RSF को सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान सूडानी सेना SAF को सपोर्ट कर रहा है। जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान की वहां सरकार है। सूडान लाल सागर के किनारे है और लाल सागर से भी दुनिया का 12% व्यापार होता है। तो सूडान की सेना को सपोर्ट कर ईरान लाल सागर तक अपने प्रभाव को ले जाना चाहता है, ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद लाल सागर में भी उसका दबदबा बन जाए। तो कितना कुछ है जानने के लिए और समझने के लिए धीरज के साथ आप हमारा वीडियो देखते चलिए और मिलिए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, जो खुद अपने देश की राजधानी में होते हुए जूम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई को ललकार रहे हैं कि वे सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरे देश में पेजर के जरिए धमाका करने वाला
बाथरूम तक में जासूसी करने के लिए पैगासस बनाने वाला इस्राएल और इसके प्रधानमंत्री को जूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। आपको याद है लेबनान में पेजर अटैक के बाद नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को सोने का बना एक पेजर गिफ्ट किया था। चांदी का एक पेजर उपराष्ट्रपति वांस को दिया। उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि इस तोहफे ने ट्रंप को असहज कर दिया था। अब पत्रकार टकर कार्लसन ने भी अपने पॉडकास्ट में इसकी बात की है। कहा है कि नेतन्याहू के सोने के पेजर को थ्रेट के रूप में देखा गया था। तो पेजर बांटने वाले नेतन्याहू जूम के पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि तेल अवीव में ही हैं? הישגים עצומים, הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाहे शिया हो या सुन्नी, अतिवादी इस्लाम दुनिया के लिए खतरा है। यह बयान साधारण नहीं, आपको समझ आ जाएगा कि अमेरिका इस खेल में किसके साथ है। नेतन्याहू का यह बयान तुर्की और सऊदी अरब को टारगेट करता है, लेकिन खाड़ी के देशों को भी उनकी जगह दिखा देता है। अगर नेतन्याहू कट्टर इस्लाम का वही पुराना राग फिर से आलाप रहे हैं, तब खाड़ी के देशों को इस्राइल से रिश्ते सामान्य करने की अपनी नीतियों को अरब सागर में फेंक देना चाहिए। 2020 में बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और सूडान ने इस्राइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड किया। सऊदी अरब भी इस्राइल के नजदीक जाने ही लगा है। 2022 में कतर ने फुटबॉल के विश्व कप पर अरबों डॉलर खर्च किए। 2034 में सऊदी अरब में विश्व कप होगा। यह सब इसलिए भी हो रहा है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि मुस्लिम देश बदल रहे हैं। इस्राइल के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं। याद कीजिए, युद्ध से पहले जब तेल अवीव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू गले मिल रहे थे, तब नेतन्याहू ने एक हेक्सागन अलायंस की बात की थी। उसी बयान में नेतन्याहू ने शिया एक्सिस के साथ साथ सुन्नी एक्सिस की भी बात की थी। नेतन्याहू अब तक ईरान और उसके सहयोगियों को शिया एक्सिस बताते रहे हैं, लेकिन अचानक से सुन्नी एक्सिस की बात क्यों कर रहे हैं? यह क्या है? इस्लामिक देशों में दो सबसे बड़ी सुन्नी शक्तियां, तुर्की और सऊदी अरब। इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी बयान दिया है कि तुर्की नया खतरा खड़ा हो रहा है, तुर्की अगला ईरान होगा। इसका मतलब है इस्राइल ईरान के बाद अब तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचने की तैयारी में है और उसके खिलाफ युद्ध करने का बहाना खोज रहा है। तुर्की मुस्लिम भाईचारे की बात करता है और नेतन्याहू अभी से इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं। इस्राइल चाहता है कि तुर्की खाड़ी के देशों और पाकिस्तान से दूर हो जाए। इस्राइल सऊदी अरब को भी इशारा कर रहा है कि उसके पास इस्राइल का नेतृत्व स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, वरना उसके खिलाफ भी इस्राइल का प्रोपेगेंडा लॉन्च हो सकता है। क्योंकि इस्राइल ने सीरिया, इराक, लेबनान, हिजबुल्ला, हमास, हुथी सब खत्म कर दिए, सिर्फ सऊदी अरब से रिश्ते स्थापित करना बाकी है। नेतन्याहू बार बार अपने इन इरादों की बात करते हैं। उनके बयानों को पढ़ने से साफ है कि इस्राइल के लिए यह आखिरी युद्ध नहीं और लड़ने के लिए ईरान आखिरी देश नहीं। ये कैसा देश है जो इसी खतरे में जी रहा है कि कोई भी देश उस पर हमला कर देगा और उसके जवाब में, उसके भय में खुद जाकर उन देशों पर हमला करता है। खाड़ी के देश समझ भी रहे हैं कि इस्राइल ने ईरान के हमले से बचाने की कोई कोशिश नहीं की। इस्राइल का टारगेट इस वक्त केवल ईरान है। दुबई में बम गिरे या कतर में फैक्ट्री उड़ जाए, इससे उसे कोई मतलब नहीं। इसलिए खाड़ी के देशों ने भी समझदारी दिखाई। हमला होने के बाद भी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राइल के साथ जंग में नहीं उतरे, मना कर दिया। कतर ने दक्षिणी लेबनान पर इस्राइल के हमले की निंदा की है। इसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा सभा के रेजोल्यूशन का उल्लंघन बताया है और अपील की है कि दुनिया के देश इस्राइल को लेबनान पर हमला करने से रोकें। खाड़ी के देशों के लिए नए सुप्रीम लीडर का भी एक खास पैगाम है, जिसकी बात हम आगे कर रहे हैं। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई ने अपने पहले संदेश में खाड़ी के देशों से कहा है, उन्हें पता चल गया होगा कि अमेरिका उन्हें शांति और सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपनी जमीन पर बने अमेरिका के सैनिक अड्डे बंद कर देने चाहिए। उन्हें अमेरिका से अपने रिश्तों के बारे में विचार करना होगा, जिसने हमारे देश पर हमला किया है और हमारे लोगों की हत्याएं की। हम अपने सभी 15 पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, जिनकी ईरान से सीमाएं लगती हैं। यह वीडियो लंबा है, लेकिन हम कितनी चीजों को जोड़ भी रहे हैं। इस हमले की जटिलता को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपकी मेज पर अधिक से अधिक जानकारी ना आ जाए। खाड़ी के देशों पर हमला भी हो रहा है और खाड़ी के देशों से
इसराइल और ईरान अलग अलग जुबान में बातें भी कर रहे हैं। इसराइल की धमकी अलग है, वो अपने आप को सुपर पावर बनाकर उन्हें उनकी जगह बता रहा है, तो ईरान चेतावनी देकर याद दिला रहा है कि अमेरिका के सैनिक अड्डों को अब बंद कर दो, इनसे सुरक्षा नहीं होगी। इसराइल खाड़ी के देशों को किस नजर से देखता है, उसकी झलक इसराइल की मीडिया की इस रिपोर्ट से मिल जाती है। वहां एक थ्योरी चलाई गई कि कतर ने जानबूझकर एलएनजी का उत्पादन रोक दिया ताकि अमेरिका में ईंधन के दाम बढ़ जाएं। इस पर कतर के एक अधिकारी ने अल जजीरा को बयान दिया कि यह कतर और अमेरिका के बीच खाई खड़ी करने की कोशिश है। आर्थिक और राजनीतिक लाभ के सामने कतर हमेशा लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। यह हैरानी की बात नहीं कि नेतन्याहू के गैर आधिकारिक माउथपीस अस्थिरता के इस माहौल का फायदा उठाकर पूरे इलाके में शंका के बीज बो रहे हैं। ओमान में ड्रोन के हमले से 2 लोगों के मरने की खबर आई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका इस युद्ध को जारी रख पाएगा, खाड़ी के देशों को बचा पाएगा? दुबई का हाल तो और भी बुरा है। दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर ईरान ने हमला कर दिया। ईरान ने धमकी दी थी कि तेहरान के बैंक पर बम गिरा है तो वह भी बैंकों पर हमला करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में ही एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के दफ्तर हैं जो खाली कर दिए गए। दुबई का कहना है कि ईरान के ड्रोन को नाकाम कर दिया गया, बस उसका मलबा गिर गया। कब तक दुबई ड्रोन के हमले को मलबा बताकर इस नुकसान को छुपाता रहेगा? अगर मलबा है तब भी प्रेस को जाकर देखने दिया जाए, लोगों को वीडियो बनाने दिया जाए कि मलबा गिरा है या ड्रोन का हमला निशाने पर लगा है। इसी सेंटर में 290 से अधिक बैंक बताए जाते हैं। ये सारी घटनाएं क्या बता रही? यही कि खाड़ी के देशों ने अमेरिका पर भरोसा कर बड़ी गलती कर ली और यह उन देशों के लिए सबक है जो ट्रंप के साथ फोटो खिंचाकर गलियों में सुपर पावर बनने का ढोंग करते हैं। लुफ्तांसा ने दुबई तक जाने वाली सभी फ्लाइट 28 मार्च तक सस्पेंड कर दी है। ब्रिटिश एयरवेज ने साल भर के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। दुबई आज लाचार है, उसे पता नहीं उसकी चमक कब लौटेगी। ईरान ने अपने जवाब से खाड़ी के देशों को इतना तो समझा दिया, अमेरिका उनका दोस्त हो सकता है मगर सुरक्षा की गारंटी नहीं। जूम मीटिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेतन्याहू ने यह भी कहा है, इसराइल रीजनल और ग्लोबल सुपर पावर बन गया है। जब इसराइल कहता है रीजनल सुपर पावर बन गया है, ग्लोबल सुपर पावर बन गया है, इसका मतलब यही है कि खाड़ी के देशों से भी यही इशारा किया जा रहा है कि आप तेल और गैस की फैक्ट्री चलाते रहिए लेकिन आपका बॉस इसराइल है। अहंकार की भी एक सीमा होती है। सारी दुनिया के सामने कई बार ट्रंप कह चुके हैं, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला ना किया होता तो ईरान इसराइल को बर्बाद कर देता। जिस लड़ाई को इसराइल अमेरिका के सहारे लड़ रहा है, उसके प्रधानमंत्री डींगे हाँक रहे हैं कि इसराइल सुपर पावर बन रहा है। तब अमेरिका क्या करेगा? झाल बजाएगा। और चीन मजीरा? क्या अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि इसराइल ही ग्लोबल सुपर पावर है? क्या नेतन्याहू को पता नहीं कि सुपर पावर का मैच अभी फाइनल नहीं? भारत भी विश्व गुरु बनने की लाइन में है। मोहन भागवत फिर किस चीज पर लेक्चर दिया करेंगे? और उधर ट्रंप अपनी ताकत बघार रहे हैं कि उनके पास असीमित हथियार है, बम है, काफी समय। लिख रहे हैं ईरान 47 साल से दुनिया भर में लोगों की हत्याएं कर रहा है और मैं 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मार रहा हूं। यह इनकी भाषा है। अगर ये अमेरिका के 48वें राष्ट्रपति होते तो क्या करते? यह वाली लाइन अगले साल बोलते। कैसे कैसे नेताओं को इस दौर ने अपने सर पर बिठा दिया है। कभी सुना है आपने लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है और सुपर पावर उसका पार्टनर बन रहा है? अगर ग्लोबल पावर बनना है इसराइल को तो अकेले दम पर क्यों नहीं लड़ लेता? गजा के निहत्थे आम लोगों पर भी बम गिराने के लिए इसे अमेरिका से बम और पैसे की जरूरत पड़ी। ट्रंप को समझ आ गया कि उनके देश में युद्ध को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनके देश का मीडिया विरोध कर रहा है, जीत के दावों को लेकर शक कर रहा है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया कि इसे पढ़कर मत समझिए कि हम हार रहे हैं। ट्रुथ सोशल के अपने पोस्ट में ट्रंप ने वही बात दोहराई जो 10 दिन से कहते आ रहे हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई वगैरह वगैरह। ईरान की वायुसेना खत्म हो गई। सब अगर खत्म हो गई तो आप खाड़ी के देशों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? ईरान में रेजिम परिवर्तन क्यों नहीं कर पाए? इनसे कौन पूछे? इनके लिए यह युद्ध रोज फालतू के बयान देने का मौका बन गया है। ट्रंप कहते हैं हमने ईरान को सैनिक और आर्थिक रूप से तबाह कर दिया। हर दिन कहते हैं रुको आज देखो कितनी तबाही करता हूं। लेकिन इससे निकल क्या रहा है? आज हमले का 14वां दिन है। दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। बाजार गोते लगा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं युद्ध जल्दी खत्म होगा, दूसरी तरफ इसराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई लिमिट नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक लेख छपा कि ट्रंप और नेतन्याहू अब सेम पेज पर नहीं। इसी तरह की हेडलाइन वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी छपी। ट्रंप कह रहे हैं युद्ध तकरीबन पूरा हो चुका है लेकिन इसराइल के पास दूसरे आइडिया।
इसराइल के विदेश मंत्री कहते हैं युद्ध अमेरिका और इसराइल की रजामंदी से खत्म होगा। लेकिन जब न्यूज चैनल ट्रंप के मिडिल ईस्ट के राजदूत स्टीव विटकॉफ से यही सवाल पूछते हैं तो कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे खत्म होगा। अमेरिकी मीडिया में दोनों देशों के बीच फर्क को लेकर लेख छपने लगे हैं। इतनी ताकत अगर इसराइल और अमेरिका की है तब फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों चुनौती बना हुआ है? ट्रंप कह रहे थे तेल के जहाजों को अमेरिका की नौसेना सुरक्षा देगी, अब कह रहे हैं जहाजों को हुर्मुज से निकलने की खुद हिम्मत दिखानी चाहिए। नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई ने अपने पहले पैगाम में कहा है हुर्मुज बंद रहेगा। दुनिया को युद्ध में झोंक कर तेल के जहाजों से कह रहे हैं आप हुर्मुज से निकलने की हिम्मत दिखाइए। ट्रंप के ट्रेजरी सचिव का कहना है दुनिया के कई देशों की नौ सेनाओं का गठबंधन ही इन जहाजों की सुरक्षा कर सकता है, यानी अमेरिका अपने दम पर नहीं कर सकता। ट्रंप क्यों नहीं केवल और केवल अमेरिकी नौसेना का कोई एक बेड़ा होर्मुज से पार करा देते हैं? जो चैलेंज दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना नहीं ले पा रही वो जहाज वालों से कह रही है कि आप पार करने की हिम्मत दिखाओ जी। हथियारों के बारे में समझ रखने वाले न्यूज आउटलेट लिख रहे हैं कि लंबे अरसे तक अमेरिका के जहाज होर्मुज में किसी को भी एस्कॉर्ट नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक है। 1970 से अमेरिका इसी कोशिश में लगा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल ना हो, लेकिन 2 हफ्ते में ईरान इस इलाके का कर्ता धर्ता बन गया। अब उसके कंट्रोल में दुनिया की तेल सप्लाई का 20% है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अब तक 16 जहाजों पर हमले किए हैं। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई ईरान की नई हकीकत हैं। नेतन्याहू भले इन्हें कठपुतली कहते रहें, लेकिन उन्हें पता होगा कि रेजिम चेंज का उनका मकसद कम से कम इन 14 दिनों में नहीं पूरा हुआ। खामेनेई ने ईरान से वादा किया है कि सभी की शहादत का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने पिता खामेनेई का जनाजा देखा, पहाड़ की तरह शरीर दृढ़ और मुट्ठी बंधी हुई। इस हमले में उनकी प्रिय पत्नी, बहन, बहनोई और उनके बच्चे की शहादत हुई है। ईरान की जनता चाहती है कि हमला करने वालों को बेहद अफसोस होना चाहिए। नेतन्याहू से पत्रकारों ने जब रेजिम चेंज के बारे में पूछा तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं नहीं जानता ईरान के लोग अपने रेजिम को हटाएंगे या नहीं। हम हवाई हमले कर ईरान के लोगों के लिए अनुकूल स्थिति बनाएंगे ताकि वो सड़कों पर निकल सके। अंत में किसी रेजिम को अंदर से ही गिराया जा सकता है। इतनी समझ थी तो ईरान पर रेजिम चेंज के नाम पर हमला क्यों किया गया? ईरान पर बम गिराकर उसकी ऐतिहासिक इमारतों को तबाह कर इसराइल किन लोगों के लिए अनुकूल स्थिति बना रहा है? रेड क्रिसेंट ने कहा कि ईरान में 24,000 नागरिक ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिनमें से 19,000 से अधिक रिहायशी ठिकाने हैं। उधर ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने चेतावनी जारी की है, अगर प्रदर्शन हुए तो जनवरी से भी ज्यादा कड़े तरीके से कुचला जाएगा। IRGC ने कहा है कि दुश्मन युद्ध के मैदान में हार रहा है तो डर फैलाकर सड़कों पर दंगे करवाना चाहता है। ईरान भी मैदान में टिके होने की कीमत चुका रहा है और उसके साथ साथ भारत के लोग भी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जंग शुरू होने के 13 दिन बाद ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया, चिंता जताई, खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की। यकीन जानिए इसकी स्क्रिप्ट लिखने में हमने कम से कम 4 घंटे तो लगाए होंगे। फाइनल स्क्रिप्ट करीब करीब 3,500 शब्दों की है, लेकिन लिखने के दौरान हम कई बार लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं, कई बार लाइनों को बदलते हैं। उन सब को मिला दें तो इस स्क्रिप्ट को लिखने की प्रक्रिया में हमने 6 से 7,000 शब्दों को टाइप तो किया ही होगा। और इसे रिकॉर्ड करने में मेरे फेफड़े को काफी मेहनत करनी पड़ी है। एडिटर्स की मेहनत अलग, आसान नहीं एक सांस में खड़े होकर इतनी लंबी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर देना। आप दर्शकों ने इतना लंबा वीडियो देखा, आप वाकई शानदार हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।